सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड का ब्रेक डाउन करने वाले हैं और इसमें क्या ही कुछ होने वाला है, लेकिन उससे पहले तुम्हें वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और गाइस, ये पूरा का पूरा एपिसोड जो सेकंड आफ्टर हेवन है उसी के ऊपर डेडिकेट किया गया है, जिसमें हम उसके पास्ट के बारे में काफी कुछ जानने वाले हैं। तो इससे पहले कि जो इसका प्रीवियस वाला एपिसोड है, पहले जाके तुम उसे देख लो, क्योंकि तभी जाकर तुम्हें आज के इस वीडियो में मजा भी आएगा और समझ में भी बहुत कुछ आएगा। तो जल्द से जल्द कुर्सी की पेटी को बांध लो, क्योंकि ये पूरा का पूरा एपिसोड किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होने वाला। चलो शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग में हमें काफी सारी डिटेलिंग का पता चलता है। कहानी की शुरुआत ही एंशिएंट एरा के टाइम से होती है, यानी कि हम पास्ट का टाइम देख पाते हैं। और यहाँ हमें बताया ये जाता है कि जो हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट है ना, वो असल में जो एंशिएंट मॉन्क लीनेज के लोग हैं उनके लिए इस जगह को ना उनका गढ़ माना जाता था। तभी यहाँ पे जो लेगेसी साइट ऑफ द एंशिएंट मॉन्क लीनेज का इमॉर्टल एंशिएंट एरा के एक ऐसी जगह का सीन दिखाया जाता है जैसे कि लोटस प्लेटफॉर्म या फिर प्योर लैंड भी कहा जाता है। और कहा ऐसा जाता है कि गोल्डन बॉडी वाले लोगों ने और यहाँ तक कि काफी सारे पावरफुल रेसेस के लोगों ने अपनी लेगेसीज को यहाँ छोड़ के गए हैं। और इन्हीं में एक बंदा आता है जिसका नाम इमॉर्टल मॉन्क किंग है, जो कि एक इमॉर्टल किंग है। तभी हम इस मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं, जहाँ पर ये सच में अब तक का सबसे वियर्डेस्ट कैरेक्टर मुझे दिखा है पूरे परफेक्ट वर्ल्ड के इस एनिमे में। इसका स्टाइल कुछ ज्यादा ही हटके है यार। और वो यहाँ पे सबसे पहले सभी को बताने लगता है कि फाइनली ये जो दो रियल्म्स के बीच में होने वाला वॉर है, ये बहुत ही जल्द होने वाला है। और अब जबकि क्योंकि तुम्हें से ज्यादातर लोग ने मेरे सेक्ट में अपनी पनाह ली है, तो फिर तुम्हें भी फिर ख्याल रखना है कि तुम कभी भी इस ट्रू धर्मा को ना छोड़ो, हमेशा इसका दामन थामे रहो। और ये जो स्क्रिप्चर तुम मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये इम्पेरिशेबल गोल्डन बॉडी को फॉर्ज कर सकता है। तुम्हारे दिलों में जो जज्बा मैं देख पा रहा हूँ ना, उम्मीद करता हूँ कि ये जज्बा तुम्हें तुम्हारे कामयाबी तक ले जाए और तुम इसे इसके मास्टरी लेवल तक परफॉर्म कर सको। अब यहाँ जो सारे के सारे बीस्ट होते हैं ना, वो यहाँ पर इस इमॉर्टल मॉन्क किंग का शुक्रिया अदा करते हैं, उसके सामने बो डाउन करते हुए उससे ग्रेटिट्यूड भी शो कराते हैं। तभी वो अपने पास एक ट्रेजर को बाहर निकालते हैं, जो कि दिखने में किसी मिरर जैसा लग रहा था। और वो बताने लगता है कि अगर किसी दिन हम ना रहे या हमारी लेगेसी खत्म हो जाए, तो तब तुम्हारे जो डिसेंडेंट है वो सभी लोग रीइंकार्नेशन पूल में जाएंगे, जो हमारे एंसेस्टर लैंड में मौजूद है, जहाँ पर जाकर ये अपने धर्मा लीनेज को कंटिन्यू कर पाएंगे और अपने लिए अच्छे अच्छे फॉर्चून्स को भी ये पा सकते हैं। अब यहाँ हमें उस जाइंट से लोटस के ऊपर जो एंसेस्टर ऑफ द गोल्डन लाइन है उन्हें दिखाया जाता है। अब गाइस, इस बंदे के बारे में मैं पहले ही बता दूं कि ये असल में वही बंदा है जो फॉरेन रियलम के पास जाने के बाद पूरी तरीके से डिफेक्ट हो गया है। इसी के साथ कहानी आ जाती है प्रेजेंट टाइम में, और यहाँ हम उसी गोल्डन लाइन को देख पाते हैं, जहाँ हम शीहा को भी देखते हैं जिसके ऊपर इंटेंस प्रेशर पड़ रहा था, लेकिन वो इसे डील कर पा रहा था। सडनली यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो लाइन था ना, अचानक से वो अपने सेंसेस में आ जाता है। वो कहने लगता है कि ये जो बीस्ट है ये तो असल में ड्रैगन ट्राइब के जो एक ब्रांच है उससे बिलोंग करता है। इवन की ट्रू ड्रैगन बनने के लिए इसने फाइट भी की, लेकिन फिर भी ये हारा गया और इसे सेकंड अंडर द हेवन कहा जाता है। और यही इमॉर्टल एंशिएंट एरा का वर्डिक्ट था इसके लिए। यहाँ हम शीहा को देखते हैं जो कि चुपके से एक पत्थर के पीछे जाके छिप जाता है। अब तभी ये लाइन के कहने लगता है कि पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर ये चीज कैसे आ सकती है, क्योंकि जो हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट है ये आउटर रियलम के लिए हमारे लिए एक बॉर्डर का काम करता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे एंशिएंट एंसेस्टर ने कभी इस जगह को कॉन्कर किया ही नहीं था। अब ये कहते हुए पीछे आ रहे बंदे की तरफ वो देखने लगता है। अब लाइन किंग को थोड़ा डाउट होता है, लेकिन शी हाओ उसकी बातें सुनकर कहने लगता है कि तुम और तुम्हारी ये जगह कभी नहीं, तुम तो भी भुला चुके हो कि आखिर तुम्हारा ओरिजिन क्या है, तुम किसके डिसेंडेंट हो, तुम्हें ये भी याद नहीं है, इस कदर तुम करप्ट हो चुके हो। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वेनरेबल मोयान है, जो कि सेल्फ रिलीज रियलम पे है और फॉरेन रियलम का एक ट्रू एक्सपर्ट ये माना जाता है। वो यहाँ पे कहने लगता है कि स्लेव रेस का एक डिसेंडेंट यहाँ मुझसे जुबान चला रहा है, मुझसे सवाल कर रहा है। तो है जैसे कि मामूली से बीस्ट को कैसे पता कि आखिर हमारे रियलम के सीक्रेट क्या है, हाँ तुम जानते ही क्या हो हमारे बारे में। यहाँ पे लायन किंग थोड़ा चुप हो जाता है। तभी यहाँ पे ये जो बंदा था ना, ये जो एक्सपर्ट था, ये बताने लगता है कि जो अनलर्न और जो यूतो क्लैन के जो एंसेस्टर हैं, इन लोगों ने मिलकर पूरी जगह पर घुसपैठ किया था और जिसके बाद से ये जगह हमारी हो चुकी है। लेकिन ऐसा सभी को लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब उन्होंने घुसपैठ किया था तब यहाँ पे एक सुप्रीम बीइंग जो कि इस ब्यूरियल अबिस के अंदर छिपा हुआ था, वो ट्रिगर हो गया और बस उसने आकर बाजी पूरी तरीके से पलट के रख दी। और जितने लोग यहाँ पर हमला करने के लिए आए थे ना, उन सभी को रिट्रीट करना पड़ा और वो लोग बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुके थे। वही बात उन एंशिएंट बीस्ट और जो डिवाइन माउंटेन रेंज के अंदर जो गोल्डन दाओइस्ट है ना, ये लोग कहीं ना कहीं इस हिडन लैंड से कनेक्टेड हैं, जिसका कि बाकी सबको नहीं पता, लेकिन मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मुझे तो पता है। यहाँ पे शीहो सारी बातें चुपके से सुन रहा था और एक्सपर्ट को तो इस बात से गुस्सा आ रहा था कि आखिर हुआंग यहाँ से बच के कैसे निकल पाया। और वैसे भी इस जगह का प्रेशर काफी ज्यादा लो है। हुआंग तो हंसते हंसते इस चीज को ऑब्जर्व कर सकता है, उससे तो किसी चीज की परवाह भी नहीं होगी, वो बहुत इजीली इससे डील कर लेगा। तो आखिर यहाँ पे उसे लाने का फायदा क्या हुआ। अब यहाँ पे जो गोल्डन लाइन किंग है वो बताने लगता है कि हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो रीइंकार्नेशन पूल है ना, जो कि आगे मौजूद है, वहीं पर इमॉर्टल मॉन्क किंग का जो सीक्रेट है और जो उसका दाव है वो मौजूद है। और तभी वो मन में कहने लगता है कि अगर ये वाकई में सच है ना, तो फिर इसके जरिए तो इम्पेरिशेबल गोल्डन बॉडी को फॉर्ज किया जा सकता है, जिसका मतलब उसके बाद मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। अब यहाँ पे वो ठान लेता है कि वो सबसे पहले इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करेगा। छोड़ो हुआंग को यार। तभी वो बहाना बनाते हुए कहने लगता है कि मैंने हुआंग की ऑरा को इस ओर सेंस किया है, चलो सभी लोग आगे बढ़ो, आज हम
हम इसे धर लेंगे और बहुत मारेंगे, इतना मारेंगे कि मार मार के इसकी चड्डी फाड़ देंगे। अभी हम देखते हैं कि ये जो लायन किंग था ना, ये सारे साथियों को लेकर सीधा उसी डायरेक्शन में बढ़ जाता है जहाँ पर कि वो रीइंकार्नेशन पूल मौजूद था। अब शिहाओ के कान में जब ये बात जाती है तो वो कैसे इस मामले को जानने दे सकता था। वो ठान लेता है कि मैं मेरे 9 हेवन एंड 10 अर्थ के इतने बड़े फॉर्चून को इनके हाथ लगने तो नहीं देने वाला। अब शिहाओ भी उसी रीइंकार्नेशन पूल की तरफ रवाना हो जाता है जहाँ ऑलरेडी एक एक करके ये सारे लोग पहुंच जाते हैं। और गाइस जरा इस रीइंकार्नेशन पूल को देखो यार, कितना जबरदस्त लग रहा है। यहाँ पर लायन किंग इसे देखते साथ ही कहने लगता है कि ये वाकई में ट्रू लेगेसी है एंशिएंट मोंग लिनेज की। और तभी वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि अब इस फॉर्चून के साथ मुझे कोई भी उस अनब्रेकेबल गोल्डन बॉडी को अचीव करने से नहीं रोक सकता। ये अब मेरा होगा, जिसके बाद मैं उस हुआंग को मार कर मेरिट हासिल करूंगा और तब कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि मुझे स्लेव रेस का डिसेंडेंट कहेगा। अब ये कहते हुए वो तेजी से दहाड़ मारते हैं और सीधा उस रीइंकार्नेशन पूल के अंदर एंट्री मारने के लिए दौड़ता है। लेकिन तभी एक जायंट सा बीस्ट जैसे बाहर आता है जिसके इम्पैक्ट से ये काफी दूर जा गिरता है। और ये जो सीन था ये दिखने में काफी ज्यादा कमाल का लगता है। पानी के अंदर से शिहाब बाहर आता है, साथ ही कहने लगता है कि अरे इतनी जल्दी क्या है यार, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, पहले हमसे तो मिल लो। अब ये सुना ही था कि गोल्डन लायन किंग इमीडिएटली अपने पावर्स को गैदर करके एक जायंट से आर्म से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन शिहाओ भी अपने पावर्स को एक्टिवेट करने लगा था। तभी यहाँ पे जो एक्सपर्ट था ना, वो यार काफी सही बंदा था, वो यहाँ पे से रोक लेता है और कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ पे अटैक करोगे ना तो यहाँ के जो एंशिएंट बीस्ट जो कि सो रहे हैं तुम उन्हें जगा दोगे, और स्पेशली उस पावरफुल एंशिएंट बीस्ट को। जिसमें तभी यहाँ पे वही सेलेस्टियल मेडन यहाँ पे आ जाती है और वो कहने लगती है कि नहीं, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस बीस्ट ने खुद ही खुद को सील किया है और उसने ऐसा करने के लिए लॉक हेवन ग्रेट आर्ट जो कि 9 हेवन एंड 10 अर्थ की पावरफुल टेक्निक में से एक मानी जाती है उसका यूज किया है। और ये सिर्फ तभी अवेकन होता है जब कोई किसी को जान से मारने के लिए इंटेंट रखता हो। अभी हम देखते हैं कि शिहाओ और ये बंदा आपस में भिड़ चुके थे। यहाँ पे शिहाओ अपने अटैक के जरिए से उसके स्पाम अटैक को रोकने की कोशिश करता है। इस दौरान दोनों ही क्लैश करते हैं। अब यहाँ पे लायन किंग काफी दूर जा गिरता है लेकिन ये वापस इस पे हमला करने जाता है, लेकिन शिहाओ भी अपने थंडर के जरिए से इसे क्या खूब मजा चकाता है और तभी ये बंदा मुंह के बल उस पूल में जा गिरता है। अब यहाँ पे जो इनका एक्सपर्ट था ना, वो इसे बुरा भला कहता है लेकिन उसे क्या पता कि उसे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। अब यहाँ अंदर हम लायन किंग को देख पाते हैं। गाइस जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया कि रीइंकार्नेशन पूल में जाने के बाद एंशिएंट मोंग लिनेज की जो लेगेसी है ये लोग उसे टेम्पर कर सकते हैं और बस वो इसी काम में लग जाता है। अब तभी यहाँ पे शिहाओ पे इसके ऊपर और ज्यादा थंडर अटैक करने लगता है, यानी कि उस पूल के ऊपर, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि ये जो पूल वाटर है ना, ये असल में अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। शिहाओ समझ आता है कि ऐसे तो मैं इसे रोक नहीं सकता, तो मुझे खुद ही जाकर इससे पहले इस अपॉर्चुनिटी को टेम्पर करके अपनानी होगी ताकि ये इसे हासिल ना कर पाए। अब शिहाओ पानी के अंदर चला तो जाता है, बस फिर क्या। यहाँ पे जो एक्सपर्ट था भाई वो सटक चुका था। वो कहने लगता है जल्दी से जाओ और शिहाओ को रोको, उसे हम इस अपॉर्चुनिटी को हाथ लगाने नहीं दे सकते। अब ये कहते हुए काफी सारे लोग तो पानी में कूद चुके थे, लेकिन ये जो एल्डर था ना, ये अपना हाथ पानी में डुबोने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी यहाँ पे गलना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ इस रियलम के लोग ही इसे टच कर सकते हैं या फिर जो इस लीने से बिलोंग करते हैं। ऐसा यहाँ पे इस लायन किंग को लगता है और वो मनी मन कहने लगता है कि फिर तो ये बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन गाइस मैं बता दूं कि जो रीइंकार्नेशन पूल है इसे टेम्परिंग पूल भी कहा जाता है, जो कि एंशिएंट मोंग लिनेज का जो ग्रैंड फीट है ये उनके दाव ऑफ कर्मा से इवॉल्व होता है। अब यहाँ एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परिंग जो कि इस रीइंकार्नेशन पूल की एक और टेम्परिंग मेथड है उसे हम देख पाते हैं और जो कि शिहाओ की बॉडी पे असर दिखा रही थी। अब यहाँ एक एक करके जितने लोग भी पानी में कूदते हैं ना, इनके ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर पड़ने लगता है और ये जो फोर्स होता है ना, क्रशिंग फोर्स, ये इनकी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड होता है, जिसके चलते ऑन द स्पॉट बहुत से लोग तो अपना कंट्रोल ही खो देते हैं और इनका खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। अब जैसा कि लायन किंग यहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अच्छा तो अब मैं समझ गया, बिना स्क्रिप्चर के, वो भी एंशिएंट मोंग स्क्रिप्चर के, कोई भी इस पानी के अंदर नहीं आ सकता क्योंकि उनकी बॉडी को वही एंशिएंट स्क्रिप्चर ही तो प्रोटेक्ट करती है। सिर्फ इमॉर्टल मोंग किंग ही है जो कि यहाँ पर बिना किसी दबाव के आ जा सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि शिहाओ अपनी प्रोटेक्टिंग और सीलिंग आर्ट दोनों का यूज करता है, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। उल्टा यहाँ पर बस पानी के अंदर एक छोटी सी हलचल मचती है और तभी लायन किंग उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हारे पास भले ही जो टेक्निक क्यों ना हो, इवन की तुम्हारी हीलिंग स्पीड भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे हम देखते हैं कि शिहाओ के हाथ में वो वुडन चेस्ट था और वो उसे टाइटली होल्ड किया था। अब यहाँ ये देखते साथ ही वो जो एक्सपर्ट था ना, यानी कि वही जो मुइया नाम का बंदा है, वो अपनी पावर को अनलीश करते हुए कहने लगता है कि अगर ये कीड़ा यहाँ पे मरने वाला है तो फिर इस अपॉर्चुनिटी को मैं ऐसे ही कैसे जाने दे सकते हैं। इसी के साथ वो यहाँ पर अपने मैरिया ट्राइब्यूशन ब्लड नेटवर्क आर्ट को एक्टिवेट कर देता है, जहाँ स्पेस से काफी सारे ब्लड टेंटिकल्स बाहर आते हैं जो कि शिहाओ को पानी से बाहर निकालने वाले थे। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि जो गोल्डन वर्ड्स होते हैं वो बाहर निकलते साथ ही एक एक करके सारे के सारे टेंटिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखकर तो वो भी शॉक था। तभी यहाँ लायन किंग जो कि इस वक्त भाई 7वें आसमान में उड़ रहा था, वो यहाँ पर बहुत ही छाती चौड़ी करके कहने लगता है कि अरे सीनियर थोड़ा इंतजार कर लो, एक बार मैं इस गोल्डन बॉडी को फॉर्ज कर लूँ ना, उसके बाद फिर मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा। और एक बार मैंने इस गोल्डन बॉडी को फॉर्ज कर लिया फिर मेरी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं इसे ना मसल के रख दूंगा, पर तब तक जब तक मैं इसे पूरी तरीके से फॉर्ज नहीं कर लेता मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। कहते हुए वो हुआंग की तरफ यानी कि शिहाओ की
की तरफ देखकर इसका मजाक उड़ाने लगता है और कहने लगता है कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे मेरे फॉर्चून को चुरा पाओगे? हाँ, कभी भी नहीं। लाख कोशिश करो लेकिन फिर भी तुम्हारा सारा मेहनत सब कुछ यहाँ पे जाया होने वाला है और तुम मारे जाओगे। इस दौरान गाइस शी-हो की जो प्री मर्डर स्पिरिट है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, उसे भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। लेकिन हुआंग को अच्छे से याद है कि जब वो जो हेवनली रेड था जिसे कि उसी ब्लडी टेंटिकल्स में उठा के दूसरी ओर पटक दिया था, वो भी इस रीइंकार्नेशन पूल में आया था, लेकिन वो मरा नहीं था। या फिर शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना तो अच्छे से याद है कि उसकी बॉडी भी इतनी जल्दी मेल्ट नहीं हुई होगी, तो कोई तो रीजन होगा। मैं मान ही नहीं सकता कि बाहर निकलने का कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। बस कुछ ऐसा है जिसे कि मैं मिस कर रहा हूँ। आखिर वो चीज क्या है? यहाँ पे ये बंदा भी बार बार शी-हो को प्रोवोक करने की कोशिश करता है, लेकिन शी-हो भी घुमा के उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तू ना बहुत ज्यादा बोलता है। तभी यहाँ पे वो चीज नोटिस कर लेता है कि शी-हो की जो रेजिस्टिंग फोर्स है ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बन चुकी है। और तभी वो कहने लगता है कि वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, जिस स्पीड से तुम्हारी जो एसेंस और तुम्हारी एनर्जी और जो तुम्हारा स्पिरिट है ये जिस स्पीड के साथ ड्रेन हो रहा है ना, ऐसी सिचुएशन में पहुंचने के बावजूद भी तुम अपने दम पर मुझ पे द लायन किंग के ऊपर हमला कर पा रहे हो। सच में तुम बहुत ही ज्यादा कमाल के इंसान हो। यहाँ पे जो सेलेस्टियल मेडन थी वो यहाँ पे ऑलरेडी जानती है कि अगर शी-हो को हमने यहाँ पे सर्वाइव करने दिया तो मुसीबत बढ़ जाएगी। तो अब वो इशारे के साथ अपना ये मैसेज जो लायन किंग है उसकी तरफ पहुंचा देती है और अपने फ्यूचर थ्रेट को एलिमिनेट करने का वो ऑर्डर भी देती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि धीरे धीरे शी-हो की बॉडी ड्रेन हो रही थी, लेकिन वो जानता है और वो कसम खा लेता है कि चाहे जो हो जाए, अगर मैं मरूंगा भी ना तो फिर भी मैं अपनी चॉइस से अपने अनुसार मरूंगा। यहाँ पे तभी शी-हो अपनी कुनपेंग टेक्निक को अनलीश करने की कोशिश करता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो जो जायंट सी वेल है वो आते साथ ही पानी की लहर को बाहर फेंक देती है, जिसके चलते जो आसपास के लोग थे ये लोग इसमें चल के राख हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ जो लायन किंग था उसकी जो गोल्डन बॉडी टेम्परिंग है वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है और अब इसके पास भी उसकी गोल्डन बॉडी आ चुकी थी, लेकिन वो हैरान था कि शी-हो इस हद तक कैसे सर्वाइव कर पाया। साथ ही वो रीइंकार्नेशन पूल के ऑलमोस्ट बॉटम वाले एरिया में पहुंच चुका है उसके साथ, जहाँ पर की जो एंशिएंट मॉन्क के जनरेशन बाय जनरेशन जो उनकी एंसेस्टर्स हैं वो लोग यहाँ पर आके मेडिटेट किया करते थे। अब गाइस मैं यहाँ पे तुम्हें बता दूं कि ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि जो सेल्फ रिलीज रेलम के एक्सपर्ट्स होते हैं ना, इवन कि वो तक भी यहाँ पे टिक नहीं पाते। अगर इस लड़के की सोल यहाँ तक चली गई ना तो इसकी बॉडी और इसकी सोल दोनों एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब यहाँ पे इस लायन किंग को लगता है ना कि जो पानी और जो वक्त है ये दोनों ही शी-हो का काम तमाम कर देगी, यानी कि हुआंग का। तो फिलहाल के लिए मुझे अपनी गोल्डन बॉडी को और ज्यादा परफेक्शन लेवल तक पहुंचाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अब यहाँ पे वो हुआंग के ऊपर अपना हाल छोड़ देता है, लेकिन हमें एंशिएंट मॉन्क के लीनेज के आसपास का सीन दिखाया जाता है, यानी कि रीइंकार्नेशन पूल के बॉटम एरिया को, जहाँ पर आकर ये सारे मॉन्क कल्टीवेट किया करते थे। अभी शी-हो के साथ एक मिस्टीरियस सी चीज होती है और वो ये कि उसके पास जो विलो डाइटी टेक्निक है ना उसके साथ इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर फ्यूज हो जाता है, जो कि यहाँ पे शी-हो की बॉडी को फास्टली रिकवर कर देती है और वो पहले से ज्यादा दुगनी स्ट्रेंथ के साथ अवेकन हो जाता है। और यहाँ आते साथ ही वो अपनी ताकत को यूज करता है और शी-हो देख के हैरान था कि जो इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर है वो उसकी बॉडी एंड फ्लैश को रिस्टोर तो कर सकता है, लेकिन उसकी जो प्रीमोर्टल स्पिरिट है उसे रिस्टोर नहीं कर सकता। लेकिन जो सेल्फ सर्विंग रेलम के जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो अपने प्रीमोर्टल स्पिरिट और अपनी जो बॉडी है इनको एक कर पाते हैं और यही बात इन्हें अलग बनाती है। अब तभी शी-हो थोड़ा सोचता है, अपने मेरिडियन के जो दाओ गेट्स हैं जो कि इसके पावर विद इन बॉडी का सोर्स है उसे ओपन कर देता है, जिसके चलते ये जो पावर है ये इसके मेरिडियंस में जाने लगती है और जिसके चलते शी-हो की जो ताकत थी पहले से ज्यादा बढ़ने लगती है। वो समझ आता है कि अब उसके पास और कोई चॉइस नहीं, उसे हर हाल में यहीं पर ब्रेक थ्रू करना होगा। यहाँ पे शी-हो के नीचे वो जो लोटस था ना वो धीरे धीरे रोटेट करने लगता है और नीचे आसपास की जो दाओ की एनर्जीज है वो भी उन्हें अब्सॉर्ब करने लगता है। और यहाँ ये सारे जो मॉन्क लिनेज के लोग थे ना ये मेडिटेट करते हुए यहाँ पे गुजर चुके हैं। इनके अंदर की जो पावर थी यहाँ पे एक जायंट से फिस्ट का शेप लेते हुए शी-हो को सीधा एक पंच मारती है, जिसके चलते इसकी प्रीमोर्टल स्पिरिट जो की ब्रेक थ्रू करने के ऑलमोस्ट बहुत करीब पहुंच चुकी थी वो उसकी बॉडी को छोड़ देती है। यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो पावर थी ना ये इनके लैंड ऑफ कर्मा की पावर थी। यहाँ पे हुआंग के प्रीमोर्टल स्पिरिट भी हैरान थे कि ये कौन सी टेरिफाइंग फोर्स है कि जिसने फोर्सफुली मेरे ब्रेक थ्रू को इंटरप्ट किया। अब शी-हो थोड़ी सी रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि ये असल में लैंड ऑफ कर्मा की पावर है। अब वो इसके पीछे हाथ धोके पड़ जाता है क्योंकि उसे इस फोर्स को जानना था। यहाँ पे जैसे वो अपना हाथ इसके करीब बढ़ाता है ना उसकी उंगलियां जैसे गलना शुरू हो जाती है और वो समझ आता है कि ये जो फोर्स है ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, यानी कि इस रीइंकार्नेशन पूल के जो डीपेस्ट एरिया का फोर्स है वो शी-हो को पल भर में ही राख में बदल सकता है। कभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जो मॉन्क था ना जिसका स्केलेटन मौजूद था उसके फोरहेड से जो कर्मा की पावर थी वो बाहर निकल और सीधा शी-हो से टकराती है, जिससे ये फ्लावर वापस से ब्लूम कर जाता है और शी-हो उस पावर के जरिए से अपने व्हील सी को पूरी तरीके से ओपन कर लेता है। कहने लगता है कि अब मैं इस पावर को ट्रांसफॉर्म करूंगा ब्रेक थ्रू करने के लिए और जो भी मेरे रास्ते में जितने भी रुकावटें आएंगी उससे मैं इसके जरिए से डिस्ट्रॉय कर दूंगा और इसके जरिए से मैं मेरी प्रीमोर्टल स्पिरिट को वापस से पहले से ज्यादा अच्छे से रिफॉर्म करूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने प्रीमोर्टल स्पिरिट को तो रिफॉर्म करने लगता है, लेकिन गोल्डन बॉडी को भी तेजी से अपने लिए फोर्स करना शुरू कर देता है। यहाँ इसकी बॉडी के अंदर ये सारे जो स्क्रिप्चर्स की पावर्स थी वो जाने लगती है। अब यहाँ पे शी-हो फोर्सफुली इफेक्ट ऑफ द दाओ प्लेस के सीक्रेट रियलम
रियलम को ओपन कर लेता है, जिसके जरिए से वो अपने प्री मॉडल स्पिरिट को रिफॉर्म कर पाता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो नई एनर्जी थी ना, ये उसके बॉडी के जरिए से उसके वेन्स, उसके बोन्स चारों ओर जाने लगती है। उसके हार्ट को, उसके लंग्स को, उसके बॉडी के सारे ऑर्गन्स को वो पहले से ज्यादा रिफ्रेश कर देता है। इसी के साथ शी हाओ ने ऐसे करते हुए अपने एक स्पेशल पैथ को बना लिया था, जिसे कि वन ऑफ द कल्टीवेशन मेथड ऑफ लेटर जनरेशन कहा जाता है। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि शी हाओ के जो 5 ऑर्गन्स है ना, वो असल में 5 दाव पैलेसेस बन जाते हैं। शी हाओ जब ये चीज फील करता है तो वो कहने लगता है कि कहीं ये दूसरा स्टेप तो नहीं, दूसरा स्टेप उस न्यू पैथ का जो कि व्हील सी के बाद आता है, शायद हो सकता है कि मैं सही सोच रहा हूँ। अब यहाँ पे शी हाओ देख पाता है कि ये जो पूरी के पूरे नया पैथ था ना, ये जो पैलेस था, ये पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। अब तभी शी हाओ की नजर द 2 विंग्स ऑफ द ग्रेट दाव फ्लावर के ऊपर जाती है, जो कि असल में इसी दाव पैलेसेस के अंदर एंटर हो चुकी है। लेकिन शी हाओ फिलहाल के लिए इन सभी चीजों से अपनी नजर हटा लेता है, क्योंकि उसे तो यहाँ से निकल के जल्द से जल्द एस्केप करना था। और अचानक से शी हाओ जैसे यहाँ से उठने के लिए तैयार होता है, तभी हम देखते हैं कि एक स्केलेटन पूरी तरीके से अपना शेप ले चुका था और देखने से लग रहा था कि ये उसी एंशिएंट मॉन्क लिनेज से बिलोंग करता होगा। और ये बंदा आते साथ ही कहने लगता है कि चलो इस ट्रायल को बिगिन किया जाए। इसी के साथ जैसे वो ये वर्ड्स कहता है ना, तभी हमें लेजेंडरी इमॉर्टल मॉन्क के कॉप्स को दिखाया जाता है, जो कि एग्जीक्यूटर है उसी एंशिएंट बुद्धा 18 स्लैब्स का। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरे के पूरे इस रीइंकार्नेशन पूल में हलचल होने लगती है, जिसके चलते सतह के ऊपर भी इस हलचल को देखा जा सकता था। ये देखते साथ ही जो फॉरेन रियलम का ये एक्सपर्ट है, वो थोड़ा पैनिक कर जाता है। पैनिक करते हुए वो यहाँ पे उस गोल्डन लाइन से पूछने लगता है कि एक बात बताओ, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मॉन्क वो अभी भी जिंदा है? जिस पे गोल्डन लाइन किंग हंसते हुए कहने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उस पानी के अंदर तो उसका वजूद ही मिट चुका होगा। यहाँ पे ये जो हलचल हम देख पा रहे हैं, ये असल में एंशिएंट बुद्धा की 18 स्लैब है, जो कि यहाँ पर मुझे ब्लेस करने के लिए आ रही है। एक बार उस मेरी गोल्डन बॉडी पूरी तरीके से परफेक्शन लेवल तक पहुंचा, उसके बाद मैं उससे वो वुडन चेस्ट लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी शी हाओ का ट्रायल शुरू हो जाता है। उसके ऊपर वो जो जायंट सा स्केलेटन है, वो एक जोरदार अटैक मारता है, जिससे इसकी एक पसली टूट जाती है। अब गाइस मैं यहाँ पे बता दूं कि देखने वाली बात ये थी कि जिस जगह पे शी हाओ को ये चोट पड़ा था ना, ये एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ पर उसी गोल्डन बुल ने उसके ऊपर हमला किया था, जो कि इतने वक्त में भी कभी भी पूरी तरीके से हील नहीं हुआ था। और अब यहाँ पे वापस से अटैक हुआ है। इस दौरान यहाँ पे ये जो स्केलेटन था, ये वापस से शी हाओ के ऊपर हमला कर देता है, जो कि द एंशिएंट बुद्धा का 1st, 2nd एंड 3rd स्लैब है, जिससे कि शी हाओ की हालत और ज्यादा खस्ता हो चुकी थी। खून की उल्टियां वो कर रहा था। पर तभी देखने वाली बात गाइस यहाँ पे ये थी ना कि ये एक अटैक होते साथ ही वो जो स्केलेटन था, वो ना यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाता है। अब यहाँ पे ये देखकर शी हाओ समझ आता है कि हो ना हो ये मेरे रिपेयर होने के लिए ही वेट कर रहा है। लेकिन शी हाओ एक चीज नोटिस कर लेता है कि उसकी जो रीफोर्ज्ड बॉडी है ना, ये पहले से ज्यादा टफ हो चुकी है। और तभी शी हाओ जैसे ही चेक करता है तो उसके जो ये दाव वाउंड्स है ना, ये पहले से ज्यादा तेजी से हील होने लगे हैं। धीरे धीरे वो जो हड्डियां थी ना, जो चटक चुकी थी, ये जुड़ना शुरू हो जाती है। यहाँ पे शी हाओ को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे, कहीं ये उन स्लैब्स का नतीजा तो नहीं है। अब यहाँ पे जैसे वो कुछ रियलाइज करता है, अगले पल 4th, 5th और 6th स्लैब्स भी तेजी से इसकी ओर एक साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शी हाओ अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शी हाओ यहाँ पे फिर भी इससे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन देखने वाली बात थी कि वहाँ पर ही शी हाओ के ऊपर अटैक होता है, जो पार्ट इसका सबसे ज्यादा कमजोर है। शी हाओ समझ आता है कि ये तो उसकी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प कर रहा है और ये उसके लिए किसी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं, यानी कि वो उसकी बॉडी को फ्लॉलेस बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शी हाओ अच्छे से जानता है कि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि फ्लॉलेस है। और इस वक्त ये जो एंशिएंट मॉन्क का स्केलेटन मुझ पे हमला कर रहा है, ये अपने लाइफ टाइम में यूज की गई दाव की नजर से मुझे देख रहा है और इसी के चलते ये मेरी बॉडी के अंदर इतने सारे फ्लॉज को देख पा रहा है। इसी के साथ 7वां और 8वां स्लैब भी आता है। उसकी बॉडी और ज्यादा नरिश हो जाती है, लेकिन चोट भी भाई तकड़ा वाला पड़ता है। अब यहाँ पर 11वां 12वां ऐसे ही करते करते काफी सारे जो स्लैब्स है वो उसकी तरफ आते हैं, जिससे शी हाओ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। दर्द ही इस लेवल का था। उसकी बॉडी भली बात में रिकवर कर रही थी, लेकिन पहले जो दर्द होता है ना ऐसे हड्डियों के चटकने का, वो उसे एहसास होता है और उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक होने वाला था। कब तक यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे ही करते करते 13वां 14वां और 15वां ये स्लैब्स भी आते हैं, जो कि इसके स्पिरिट को रिफाइनिंग के लिए मदद करता है। शी हाओ की बॉडी से उसकी प्रीमॉर्टल स्पिरिट तक बाहर आ जाती है और तभी लेफ्ट एंड राइट से 2 हाथ आकर इसे बिल्कुल मसल के रख देते हैं। लेकिन अगले ही पल गोल्डन एनर्जी बाहर निकलती है और शी हाओ की प्रीमॉर्टल स्पिरिट बिल्कुल ही ऐसी नजर आ रही थी कि जैसे इसे एक खरोच तक नहीं आई, बल्कि पहले से ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग भी बन चुकी थी। अब तभी वो वापस अपनी प्रीमॉर्टल स्पिरिट को अपनी बॉडी में बुला लेता है। इस दौरान वो यहाँ पर अपने दाव फ्लावर्स को भी एक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि फ्लॉज को ये दूर कर रहा है ना, तो फिर टेक्निक्स के फ्लॉज को दूर क्यों नहीं कर सकता। अब यहाँ पे जो एंशिएंट बुद्धा का 16th और 17th जो स्लैब था ना, शी हाओ ने इसे भी अनलॉक कर लिया था। अब वापस से शी हाओ के ऊपर हमला होता है और उसका वी फ्लॉ जो था, यानी कि इस दाव फ्लावर का, ये भी पूरी तरीके से दूर हो जाता है। शी हाओ तो इसे कंप्लीट करके बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि जब जब वो ब्रेक थ्रू करने जाता ना, तो उसे कुछ मिसिंग सा फील होता है। लेकिन यहाँ पे शी हाओ फाइनली इसके जो रूट कॉजेज हैं उन्हें देख पा रहा था, जिसका मतलब अब इसके आगे के रास्ते बहुत ज्यादा आसान हो चुके हैं ब्रेक थ्रू करने के। यहाँ पे शी हाओ समझ चुका था कि वो बहुत ही जल्द सेल्फ सोवरेन रियलम पे ब्रेक थ्रू करने वाला है और उसे करने से कोई नहीं रोक सकता। एंड फाइनली गाइस एट
पास द एंशिएंट बुद्धा का 18th और फाइनल स्लैब एक्टिवेट हो जाता है। शियाओ की तरफ ये अटैक बढ़ता है और एक पोर्टल के अंदर से एक हाथ निकलते साथ ही शियाओ के ऊपर हमला कर देता है। तभी शियाओ यहाँ पे अपनी जो इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर है इसे बाहर निकालने लगता है और जैसे ही अटैक उससे टकराता है सारी एनर्जी उसकी बॉडी में जाने लगती है, जिससे फाइनली शियाओ का ट्रांसफॉर्मेशन लुक देखने को मिलता है और अब वो उसने अपनी इम्पेरिशेबल गोल्डन बॉडी को भी कंप्लीट कर लिया था। अब तभी यहाँ पे जैसे वो इसे कंप्लीट करता है ना, तो आस पास के जितने भी स्केलेटन्स थे वो गायब हो जाते हैं। स्पेशली जो यहाँ पे जाइंट सा मॉन्क स्केलेटन था वो गायब हो जाता है और शियाओ काफी ज्यादा खुश था और मन में कहने लगता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने उस इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर को बहुत ही पहले ऑब्टेन कर लिया था, यानी कि वही इमॉर्टल स्क्रिप्चर को। और अब फाइनली इसकी मदद से मेरी जो ये इम्पेरिशेबल बॉडी है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाई है। तभी शियाओ आसपास जितने भी स्केलेटन्स थोड़े बहुत उसे नजर आते हैं ना, वो उन सभी को सीनियर कहते हुए रिस्पेक्ट देता है और उनका शुक्रिया अदा भी करता है। अब तभी बाहर हम उसे गोल्डन लाइन किंग को देख पाते हैं जो कि फाइनली अपनी बॉडी को कंप्लीट कर लेता है, गोल्डन बॉडी को। और वो जो था वो काफी ज्यादा खुश था और हंसते हुए कहने लगता है कि फाइनली मैंने अपनी गोल्डन बॉडी को कंप्लीट कर लिया, अब बस फाइनल ट्रायल की बारी है जिसके बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता। हुआंग, मैं तेरे पास आ रहा हूँ तुझसे लड़ने के लिए नहीं बल्कि तेरी बॉडी को उठाने के लिए। ये कहते हुए वो सीधा पानी के अंदर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पानी की गहराई में हम शियाओ को देख पाते हैं कि यहाँ फुल किलिंग इंटेंट के साथ उसी की ओर देखे जा रहा था और उसकी आवाज सुन के कहने लगता है कि हाँ आ जाओ, मैं भी तो तेरा तब से इंतजार कर रहा हूँ। सो गाइस, इसी तोड़ो फोड़ो सीन के साथ हमारा आज का ये एनीमे ब्रेकडाउन यहीं पे एंड होता है और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।